जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आगामी कुछ दिनों में आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिसूचना आ जाएगी वर्ष 2023 के प्रारंभिक परीक्षा की। उसके बाद फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा। फिर 14 मई को आपकी परीक्षाएं हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें तो लगभग 35 से 40 प्रश्न करंट अफेयर के बहुत ही लगभग प्रत्येक वर्षों में पूछे जाते रहे हैं, एक एवरेज अगर निकाले तो इस हिसाब से डेली करंट अफेयर आपके लिए बहुत जरूरी है। हम करते क्या है कि परीक्षाओं के समय में, अंतिम समय में हम लोग करंट अफेयर इकट्ठे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कई बार हम चीजें याद नहीं रख पाते, कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम अगर डेली थोड़ा थोड़ा मुख्य जो विषय होते हैं परीक्षाओं के लिए जरूरी, वो 8-10 होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन पर डे करते जाएं, ठीक, तो हमें अंतिम समय में बोझ नहीं रहेगा और हम आसानी से करंट अफेयर का सेगमेंट जो कि 35 से 40 प्रश्न है, आपकी सफलता में एक बड़ा हिस्सा रखता है, वो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। मंदिर की वास्तुकला के नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से गलत है। यहां पे हमको ध्यान देना है कि यहां पे क्या लिखा रहता है, गलत है या सही है, ठीक है। तो ये गलत है। गर्भगृह वह छोटा कमरा जहां मंदिर के मुख्य देवी या देवता निवास करते हैं, ठीक। मंडप आमतौर पर बड़ी संख्या में लोगों को स्थान देने के लिए बनाए गए मंदिर के प्रवेश द्वार पर पोर्टिको या हाल, ठीक। शिखर की तरह का पहाड़, ठीक है, जिसमें पिरामिड से लेकर वक्र तक के विभिन्न आकार हो सकते हैं। वाहन मुख्य देवता का पर्वत या वाहन जो आमतौर पर गर्भगृह से दर्शन के लिए रखा जाता है। अब देखिए केवल कौन सा, अब ये जो 4 कथन है उनमें से कौन कौन से सही है। केवल 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से गलत हैं, हमको गलत देखना है। तो उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, मतलब सभी कथन सही है, ठीक है, सभी कथन सही है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नागर शैली के बारे में। देखिए, भारत में हिंदू मंदिर निर्माण से संबंधित कला और वास्तुकला शिल्प शास्त्रों में अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है। इसमें 3 शैलियां हैं, उत्तर में या उत्तरी शैली या नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली या दक्षिण शैली, और जो मध्य भारत है वहां पे बेसर शैली या मिश्रित शैली, 3 शैलियां हैं। अगर हम नागर शैली की बात करें तो आमतौर पर एक उत्कीर्ण मंच पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। इस उत्कीर्ण मंच को जगती कहते हैं। गर्भगृह के ठीक सामने मंडप होता है और जो इसके शिखर होते हैं वो शिखर सुशोभित होते हैं, ठीक। नागर शैली के मंदिरों में आमतौर पर विस्तृत दीवार या प्रवेश द्वार नहीं होते हैं। ये विस्तृत दीवार या प्रवेश द्वार द्रविड़ शैली में मौजूद होते हैं। आमतौर पर मंदिर परिसर में कोई पानी की टंकी नहीं होती नागर शैली के मंदिरों में, जबकि द्रविड़ शैली में ये मौजूद होती है। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अब अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि नागर शैली के बारे में इतना ही महत्वपूर्ण, बाकी सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं और अन्य मंदिर की शैलियों के बारे में भी आप पढ़ें। एशियाई विकास बैंक ADB के संदर्भ में कथनों पर विचार कर सही विकल्प या विकल्पों का चयन करें, ठीक। देखिए, कई बार होता क्या है कि 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऐसे भी क्वेश्चन MCQs टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, लेकिन हम लोग एक ही क्वेश्चन के माध्यम से कई आवश्यक तथ्यों को जांच लेते हैं और अनेक जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम इसको MCQ फॉर्म में, ठीक है, MCQs फॉर्म में, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कथन देखते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा हैं। भारत ADB का एक संस्थापक सदस्य है। भारत चालू वित्तीय वर्ष में अनुमानित 7% की वृद्धि दर से, चालू वित्तीय वर्ष की बात हो रही है अभी जो चल रहा है, ठीक है, वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 1 और 2, अब हमको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो इसके संदर्भ में भी ये तीनों कथन सही हैं। अब हम थोड़ा इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। ADB का जो ये मानना है कि कोविड महामारी, रसिया यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अवरुद्ध होने के बावजूद भी भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में जो मजबूत आर्थिक विकास हुआ भारत का, उसने भारत को यूके को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से हटाकर भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया। ठीक, अब हम एशियाई विकास बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका जो भारत है वो संस्थापक सदस्य है। कुल 68 सदस्य शामिल है। इसके 49 सदस्य जो हैं, 49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से है, बाकी 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो मनीला फिलीपींस में है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा मुख्य प्रश्न है उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित है। कल 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई तथ्यों के बारे में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के संदर्भ में कथनों पर विचार कर सही विकल्प का हमको चयन करना है। पहला जो कथन है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। देखिए, अब देखिए हम लोग कितना इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत बजट आकार में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा, इसका जो आकार है यह अब तक के बजट में सबसे बड़ा इसका आकार है और पिछली बजट से करीब 12% अधिक है। ठीक, पिछले बजट कौन? बजट 2022-23। ठीक, इसकी बात हम कर रहे हैं, पिछले बजट। चलिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कुल 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, पिछले वर्ष पूछा था एकदम सही उसका हर एक नंबर सही पूछा था, लगभग वाला नहीं पूछा था। ठीक है, हर एक नंबर पूछा था। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से शुरू थीम आधारित। ठीक है, बजट के क्रम में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट का जो थीम है वह उत्तर प्रदेश का समग्र विकास है। अब कौन कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी? तो इसमें भी सभी विकल्प सही हैं, ये तीनों सही है। परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, यहां से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अगर हम बात करें, ये 12% अधिक की बात कर रहे हैं, तो इस समय कितना बजट प्रस्तुत किया गया था 2022-23 में? तो 6.15, ठीक है, लाख करोड़ रुपए का लगभग बजट प्रस्तुत किया गया था। अगले 4 साल में बजट में यह बताया गया है कि अगले 4 साल में उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी हो जाएगी, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक, अगर हम कुछ मुख्य बातों की बात करें, जो यूपी बजट 2023-24 में मुख्य बात करी जा रही है, तो झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण के लिए इसमें धन आवंटित किया गया। और अयोध्या में एक रामायण विश्वविद्यालय बनाने की बात करी गई। 3 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, या इसकी बात करी गई। ठीक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित करी गई। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई। इसी तरीके से तमाम व्यवस्थाएं करी गई। हम लोग डेली कम से कम 1-1, 2-2 क्वेश्चन लेके हम लोग उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित जो मुख्य प्रश्न है उनको हम लोग इसमें समाहित कर लेंगे। और सबसे खास बात यह है कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 8% का। उत्तर प्रदेश का योगदान 8% का है। और 2021-22 में जो प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की जो वृद्धि दर्ज की गई, जो कि देश की विकास दर से अधिक रही। ठीक, और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि दर 19% अनुमानित है, ध्यान रख लीजिए। अगर बेरोजगारी की बात करें तो 2017 में बेरोजगारी थी वह 14.4% थी। यह देखिए सरकार का आंकड़ा है। फिर अभी बता रहे हैं कि 4.2% बेरोजगारी दर घट के रह गई। चलिए आगे चलते हैं, यह सरकारी आंकड़ा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में स्थित बांध और नहर परियोजनाओं, इनका भी उल्लेख बजट में किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। के संदर्भ में सुमेलन पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, कचनौदा बांध हमारे ललितपुर में है, शहजाद बांध ललितपुर में है, लखेरी बांध झांसी में है और मध्य गंगा नहर परियोजना अमरोहा, संभल और मुरादाबाद से संबंधित है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3 सुमेलन सही है। 2 और 3, 1 और 4 या उपरोक्त सभी? तो इसमें सभी सुमेलन सही हैं।
ठीक है, बजट में बात करी गई है इसलिए महत्वपूर्ण है, उपरोक्त सभी सही है, इसके बारे में बहुत अधिक नहीं है महत्वपूर्ण। चलिए आगे चलते हैं। सिख पंथ में पंच तख्त और उनसे संबंधित स्थानों के संदर्भ में सुमेलन पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। यह प्रश्न भारत गौरव ट्रेन जो है उसके अंतर्गत ये वैसाखी से जो सिख पंथ के प्रमुख तीर्थस्थल हैं उनके लिए ये तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए। श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर में है। अमृतसर एक जिला है, अमृतसर जिले का मुख्यालय अमृतसर है। ठीक है, पंजाब में। श्री दमदमा साहिब बठिंडा में है, पंजाब में। श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब, ठीक है, रूपनगर जिले में, ये पंजाब में पड़ता है। श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, यह बिहार के पटना में है। और तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, ये नांदेड़, महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। चलिए, कौन कौन सा सुमेलन सही है? 1, 2 और 3, 2 और 3, 1 और 4 या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न में भी अगर हम देखें तो सभी सुमेलन सही है, ये सभी सही हैं। ठीक है, ये सभी सही है। अब हम चूंकि भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की अगर हम बात करें तो उसके जरिए यह 5 अप्रैल से लखनऊ से शुरू होगी यह यात्रा। ठीक है, गुरु कृपा यात्रा, इसको यात्रा को नाम दिया गया है। और यह लखनऊ में सीतापुर, पीलीभीत, बरेली से होते हुए यह कुल 11 दिनों और 10 रातों का यह सफर होगा। और 15 अप्रैल 2023 को यह यात्रा समाप्त होगी। ठीक है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की जो खास बात यह है कि यह राष्ट्र की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रसिद्ध थीम आधारित सर्किटों पर रेलवे द्वारा संचालित की जाती है, भारतीय रेलवे द्वारा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। संसद रत्न अवार्ड्स 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। ठीक, संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के सुझाव पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। पुरस्कार समारोह का 13वां संस्करण 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसद के कुल 13 सदस्यों को, ठीक है, और 2 संसदीय समितियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए कौन कौन सा सही है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी, तो इसमें भी ये तीनों सही है। थोड़ी हम और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और TS कृष्ण मूर्ति जी, जो भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में प्रतिष्ठित सांसदों और नागरिक समाज की जो ज्यूरी समिति है उसने संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए लोकसभा के लिए 8 और राज्यसभा के लिए 5 सांसदों का चयन किया। ठीक, अब इसमें जो मुख्य सांसद हैं हम नाम ले लेते हैं उनका। विद्युत वरण महतो जी, डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, कुलदीप राय शर्मा जी, गोपाल चिन्या शेट्टी, सुधीर गुप्ता, ये लोग लोकसभा से संबंधित है। राज्यसभा से मनोज कुमार झा, हमारे राजद बिहार के ये राज्यसभा सदस्य हैं। श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान, ये NCP महाराष्ट्र की हैं। और अगर बात करें कि 2 संसदीय समितियों की लोकसभा की, तो जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर लोकसभा की संसदीय समिति और विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता में पर्यटन, परिवहन और संस्कृति पर राज्यसभा की स्थायी समिति को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या 23 फरवरी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 22 फरवरी। ठीक है, अब ये 22 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? 22 फरवरी को स्काउटिंग के संस्थापक रॉबर्ट बेडन पावेल की जयंती है और उनकी पत्नी ओलिव बेडन पावेल की भी जयंती है। तो इसी उपलक्ष्य में ये 22 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर विश्व स्काउट दिवस 2023 की थीम की बात करें तो हमारी दुनिया, हमारा समान भविष्य, पर्यावरण और लैंगिक समानता है। स्काउट एंड गाइड्स दुनिया भर में इस तिथि को वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी दी गई? ठीक है, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया। 31 जनवरी 2024, 31 मार्च 2024, 31 मई 2024
या 31 अगस्त 2024? तो इस प्रश्न का उत्तर है 31 अगस्त 2024। अब हम लोग इस विधि आयोग के थोड़े बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। अगर हम बात करें कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी जी हैं। ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ठीक है। विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय कानून में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाता है। इसकी सिफारिशें, ध्यान रखना है, भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। पहला जो विधि कमीशन बनाया गया था थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था 1834 में। इसी मैकाले की अध्यक्षता में जो स्थापित किया गया था आयोग, विधि आयोग, इसी के आधार पर हमारा आईपीसी 1860 में बना। अगर हम स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की बात करें तो 1955 में एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में बनाया गया था, और एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, यह भी हमें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने, ठीक है, ध्यान रखना है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, भारत के साथ एयर सर्विसेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? एयर सर्विसेज एग्रीमेंट, ठीक है। गुयाना ने, केन्या ने, जाम्बिया ने या दक्षिणी सूडान ने? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है गुयाना। गुयाना इस प्रश्न का उत्तर। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में। गुयाना के साथ हवाई सेवा पर हस्ताक्षर करने से ये जो भारत और गुयाना है, दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रावधान की एक रूपरेखा तैयार करी जाएगी। अब एयर सर्विसेज एग्रीमेंट महत्वपूर्ण चीज है। ये क्या है? ये दो देशों के बीच हवाई जहाज संचालन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह राष्ट्रों की संप्रभुता, वाहकों की राष्ट्रीयता और प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइंस के लिए क्या है, वाणिज्यिक अवसर पर आधारित है। ध्यान रखना है, इससे पहले भारत और गुयाना सरकार के बीच कोई हवाई सेवा समझौता नहीं था। यह पहली बार है, यह पहली बार है। अगर गुयाना की हम गुयाना की हम राजधानी की बात करें तो जॉर्ज टाउन है, और यहाँ की मुद्रा गयानीज डॉलर है, गयानीज डॉलर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले और अंतिम प्रश्न पे। हाल ही में कहाँ, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई? पुणे में, नागपुर में, जयपुर में या अहमदाबाद में? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है नागपुर में। किसके द्वारा रखी गई? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा, ठीक। और ये दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक अधिनियम पारित किया था। यह कानून विकलांगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करता है। अगर थोड़ा इस अनुभूति समावेशी पार्क के बारे में अगर हम बात कर ले तो दुनिया का पहला समावेशी पार्क है। नोडल मंत्रालय इसका कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है? देश और पूरी दुनिया में समावेशिता का संदेश देना। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की ये श्रृंखला समाप्त होती है। आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? किस तरीके से आपके करंट अफेयर के अध्ययन में आपको सहायता पहुंचा रही है, आपको सहायक सिद्ध हो रही है आपके लिए? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।